गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन फैमिली। अगर आप पीरियाडिक टेबल को बनाएं तो उस पीरियाडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हैं बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। टोटल 18 ग्रुप हैं। तो ऑक्सीजन जिस ग्रुप में है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? 16th यानी 16वां ग्रुप बोलें, समूह बोलें, ठीक है, वर्ग बोलें। 3 नाम हैं, ग्रुप, समूह, वर्ग। तीनों का मतलब एक ही है इस केमिस्ट्री में, ठीक है। 16वें ग्रुप में ऑक्सीजन होता है और इस 16वें ग्रुप को 6A भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 6A ग्रुप। आइए पढ़ते हैं पहले आज इसकी। अच्छा, इस 6A ग्रुप में देखिए सबसे ऊपर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? सबसे ऊपर ऑक्सीजन। और जो सबसे ऊपर होता है उसी के नाम से उस पूरे ग्रुप के एलिमेंट का नाम दिया जाता है। यानी ऑक्सीजन सबसे ऊपर है तो इस ग्रुप में जितने होंगे, ठीक है, ग्रुप को हम एज ए फैमिली क्या करते हैं, कहते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन सबसे ऊपर है तो ऑक्सीजन फैमिली हम लोग कह देते हैं, ऑक्सीजन परिवार या ऑक्सीजन फैमिली। आइए देखते हैं पहले आज इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आइए आज हम ऑक्सीजन फैमिली के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। फिर जो है एक एक करके ऑक्सीजन को हम पढ़ेंगे, फिर सल्फ़र को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वहाँ में हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन को और फास्फोरस को, यहाँ पर हम ऑक्सीजन को पढ़ेंगे और सल्फ़र को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ऑक्सीजन परिवार या ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली क्या नाम है बेटा? ऑक्सीजन फैमिली, या इसी को आप लोग क्या बोलते हो? ऑक्सीजन परिवार। अच्छा, ये ऑक्सीजन फैमिली कौन सी फैमिली होती है? 16th ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। और इसी को हम लोग और सिस्टमेटिक तरीके से अगर इसको क्लासीफाई करें तो ये 16th ग्रुप यानी जो 16वां ग्रुप है, ये इसे हम क्या बोलते हैं? 6A ग्रुप। क्या बोलते हैं? 6A ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो देखिए बेटा, जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम पहला पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं कि इस ग्रुप में ऑक्सीजन, जिसे हम O कहते हैं, सल्फ़र जिसका सिंबल S है, सेलेनियम जिसका सिंबल Se है, उसके बाद टेलुरियम जिसका सिंबल क्या है? Te, और पोलोनियम जिसका सिंबल Po है, तत्व क्या है इसमें शामिल किए गए हैं। ये सारे तत्व इसमें, इस फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में ये सारे तत्व क्या हैं? सम्मिलित हैं। अच्छा, इन्हें और क्या कहते हैं बेटा? इन्हें कैल्कोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कैल्कोजन भी कहते हैं। आइए देखते हैं ऑक्सीजन, ये है अपने फैमिली में ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पर 6A ग्रुप बनाऊँ, 6A ग्रुप, तो यहाँ सबसे ऊपर ऑक्सीजन, उसके बाद क्या? नीचे सल्फ़र, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम। मैंने आपको रटने का तरीका बताया था, उससे टीपो, उससे टीपो, ठीक है। किससे? उससे टीपो। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। नीचे एक और एलिमेंट होता है रेडियो एक्टिव। हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टडी नहीं करते हैं। ये ऑक्सीजन परिवार में इतने एलिमेंट को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन, यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान देंगे, उपलब्धता आता है एक पॉइंट की उपलब्धता, जिसे आप अबेंडेंस भी कहते हो। तो मैं आपको बता दूं, इन
इस फैमिली में ऑक्सीजन या ओवरऑल इस पूरे धरती पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो एटम है वो ऑक्सीजन ही है। इस पूरे धरती पर या कहें अर्थ क्रस्ट में, किसमें, भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है और ये लगभग टोटल एलिमेंट्स का 46.6% होता है। देखिए, एयर की बात नहीं कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब आप मिट्टी का टुकड़ा लीजिए और उस मिट्टी के टुकड़े को एनालाइज करिए, उसका विश्लेषण कीजिए, तो आपको इस धरती पर जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं लगभग आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे और सबका कंपोजिशन मिलेगा। तो इस धरती पर जो जितना ज़्यादा होता है वो मिट्टी में उतना ही ज़्यादा पाया जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? टोटल का 46.6% होता है, बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, अपने फैमिली में ये सबसे ज़्यादा होंगे, साथ ही साथ इस धरती पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ आप नोट करके लिख सकते हैं, अगर कभी पूछ ले, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तत्व की बात करें, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तो कौन है बेटा? ऑक्सीजन। मोस्ट एबंडेंट, सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए अगली प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए अगली हेडिंग है ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। देखिए, जैसे ही आपने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा वैसे ही आप यहाँ पढ़ेंगे। चाहे वहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली में हमने क्या लिखा है, सामान्य गुणधर्मों में हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे आप कहते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने लिखवाया क्या होती है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी चलेंगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है, यही सारी चीज़ें चलेंगी। आए समझ में? आइए देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है इस सामान्य गुणधर्मों में, पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले गुणधर्म क्या है, देखते हैं। तो आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है कि पहली प्रॉपर्टीज़ जो दी गई है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम कहते थे। बहुत अच्छे से ये सब पढ़ा है, एकदम हमारे लिए क्या ये सब चूरन है। देखिए क्या है कि इस समूह को देखिए भाई, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि 3 नाम है इसके। ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप इंग्लिश में भी बोलते हैं इसे, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, वर्ग भी बोल सकते हैं इसको, ग्रुप कहो, समूह कहो, वर्ग कहो। तो इस समूह के तत्वों के बाह्यकोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, इनके बाह्यकोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो है, जो पैटर्न है वो क्या होगा बेटा? NH2NP4 होगा। प्रत्येक एलिमेंट के जो बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉन कितना होंगे भाई? इसी हिसाब से होंगे NH2 और NP4। आइए देखते हैं। सबसे ऊपर ऑक्सीजन होता है, उसके बाद क्या होता है? सल्फर होता है, उसके बाद सेलेनियम होता है, उसके बाद क्या होता है? टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम। सल्फर का आप बताइए इसके अंदर एलिमेंट कितना होते हैं? जितना इसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतना इसका एटॉमिक नंबर, उतना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखेंगे? 1s2 और 2s2, और देखिए कितना हो गया? 4 और 2p4। भर कितना सकते हैं p में? 6, लेकिन भरेंगे कितना? 4। सल्फर बताइए, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक 16। अगर परमाणु क्रमांक 16 है मतलब इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 16 होगी। अब चूंकि ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितना होगी बेटा? 16।
अच्छा इलेक्ट्रॉन ये हम लिख रहे हैं, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 और क्या होगा 2s2 और उसके बाद क्या होगा 2p6 कितना हो गया 10 1s2 2s2 2p6 3s2 उसके बाद 3p कितना हो गया बेटा 1s2 2s2 2p6 10 3s2 12 उसके बाद हमें कितना भरना है 16 करना है तो 3p4 p 6 भर सकते हैं, हमें 4 ही भरना है। ये देखिए इसी तरीके से आप करोगे सेलेनियम का तो यहाँ पे 4s2 4p4 ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये देखिए n का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल का नंबर, n का मतलब क्या होता है बाहरी कोश का नंबर। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, ये n की वैल्यू है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी बेटा बाहरी कोश, यहाँ पर ये देखिए 3 है, इसको अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो 3 नंबर है ये बाह्य कोश की संख्या को बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा बाह्य कोश की संख्या को। और बाह्य कोश में यानी आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पैटर्न देखिए कितना 6 6 6 6 और इसमें 2s2 2p4 2s2 2p4 ऐसे चलाता है। यही जो पैटर्न है प्रत्येक एलिमेंट में होता है, इसलिए बेटा ये एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। क्योंकि आपका जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो बहुत लंबा है जिसमें 18 ग्रुप हैं, ये 18 ग्रुप इसलिए बने क्योंकि ये किस पर आधारित है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, ठीक है, किस पे आधारित है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। एक जैसे ग्रुप में आने वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा एक जैसा होता है, गारंटी है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। तो यहाँ पे पैटर्न n की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी बेटा n की वैल्यू यहाँ पर 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो 2s2 और क्या हो जाएंगे 2p4 और यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा 3s2 और 3p4। देखिए ये है आउटर मोस्ट शेल में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 6, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद जो है अगली प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पर देखिए जैसा कि दूसरा पॉइंट लिखा हुआ आयनन ऊर्जा, जिसे आप इंग्लिश में पढ़े हो आयनाइजेशन एनर्जी, आप क्लास 11th में इसको पढ़ चुके हो। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है इसका मतलब मैं जल्दी समझा देता हूं। जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड का मतलब होता है बेटा ऐसा चीज जो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, दूसरे से जुड़ा ना हो, आइसोलेटेड कहलाता है, अलग थलग जो हो। जब किसी अलग थलग यानी आइसोलेटेड एटम से, गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में हम पिछले चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हमने कहा कि ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो, ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है परमाणु का यानी एटम का साइज, एटॉमिक साइज जिसे हम कहते हैं वो क्या करता है बढ़ता है। क्यों एटॉमिक साइज बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल यानी कोषों की संख्या क्या होती है बढ़ती है तो उसका साइज भी क्या होता है बढ़ता जाता है। अब जब साइज बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले जाते हैं, जो सबसे बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको निकालेंगे। जब सबसे बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो एक बात समझ में आ रही है कि बाहर वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका न्यूक्लियस के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, इसलिए आसानी से ये क्या हो सकते हैं निकल सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, उसके बाद क्या है सेलेनियम। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ ऑक्सीजन 8 और इसका स्ट्रक्चर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर इसके कितने प्रोटॉन 8 और इसके चारों तरफ देखिए क्या होगा भाई, जिसे हम शेल कहते हैं, हिंदी में इसे कोष कहा जाता है। पहले कोष में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 और 2p कितना 2 2 4 4, तो ये पहला नंबर जो पहली कोष को बताता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने भर दिए हैं। ये जो 2 2 बता रहा है ये बता रहा है कि दूसरी कोष, इसमें देखिए इस दूसरी कोष में s के भी इलेक्ट्रॉन है, p के इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है भरने के लिए, 4 हो गए और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते। आप जब निकालोगे पहले ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जब कहीं निकल जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से 1 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है।
आइए देखते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन। और सल्फर को देखते हैं, सल्फर 16 होता है। अगर आपको इस तरीके से बनाना होगा तो बना लीजिएगा, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। सल्फर के न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन, इसके बाहर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। इनका अरेंजमेंट देखिए, पहली कोष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और अगली कोष में देखिए, दूसरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अगली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। देख लीजिए आप कितने इलेक्ट्रॉन, 8। आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, पता चल जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितना हो गए, 8 2 10, और भरना कितना है बेटा, 16। तो यहाँ पे हम अगली जो तीसरी सेल है उसमें कितना भरेंगे, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से ये भी आएगा आपका सेलेनियम, इसमें कितना है देखिए, इसमें 1 2 और इसमें 1 2 3 कोष, इसमें 2 कोष, इसमें 3 कोष। जब 2 कोष है तो बेटा इसमें क्या हुआ, इसका साइज छोटा लग रहा है। जब हमने 3 कोष बनाया तो इसका साइज देखिए बड़ा लग रहा है। अच्छा, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस को, नाभिक को हम लोग प्लस के रूप में दिखाते हैं। इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन जिसे आप नेगेटिव कहते हो, इनके बीच क्या लगता है बेटा, आकर्षण बल लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अच्छा बेटा, ये बताइए बेटा, आकर्षण बल जिसे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हो, सबसे ज्यादा किसके बीच में लगेगा, जो सबसे पास होगा इस नाभिक के, न्यूक्लियस के, उस इलेक्ट्रॉन को ये देखिए प्रोटॉन बहुत तेजी के साथ खींचे रखेंगे। सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल लगेगा वो सबसे दूर वाले पर लगेगा। यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन निकल सकता है, ये बाहर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होता है बेटा, बाहर वाले को से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी कम है, यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है। अब यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां पास में इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहां पे क्या होगा बेटा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, उसके बाद क्या है, टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम, ये देखिए क्या होगा, एक एक सेल बढ़ेंगे ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ेगा। बाहर, सबसे बाहर वाले कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनका और न्यूक्लियस के बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही आसानी होगी, यानी कम एनर्जी दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो यही मुझे समझाना था। क्या बेटा, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु का साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बेटा, क्योंकि कोषों की संख्या यानी सेल की संख्या बढ़ती है। अच्छा, परमाणु का साइज बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा क्या होता है, इसका मान घटता है। तो अगर कोई पूछे तो आप इस तरीके से लिख देंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तीर ऊपर का मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे IE भी कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा बेटा, घटेगा। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखिए क्या है। हाँ तो बेटा अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, विद्युत ऋणात्मकता, जिसे आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हो। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है। एक टेंडेंसी होती है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिसे आप शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हो, इनको अपनी तरफ खींचने की, इसी कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। खैर यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डिफिनीशन नहीं लिखाई जाती है, यहाँ पर देखी जाती है किस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है, ये देखा जाएगा। अपने वर्ग के तत्वों में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। और आप याद कर लीजिएगा बेटा, टॉप 4 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा बेटा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और इसके नाइट्रोजन के लगभग क्या होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा। पूरे पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, यानी सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ऑक्सीजन। तो आप बताइए अपने ग्रुप में क्यों नहीं सबसे ज्यादा होगा। अपने वर्ग के तत्वों में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा है। ये तो ऑक्सीजन के लिए बात ये हो गई। अब देखिए सामान्यतः ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ये ग्रुप है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये आपका ग्रुप है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा भाई, सामान्यतः
विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है बेटा, घटता है। क्यों विद्युत ऋणात्मकता घटती है बेटा, जब ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। आप अभी भी हमने पढ़ा है कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब आसानी से निकल जाएंगे तो ये किसकी टेंडेंसी है, ये किसका कैरेक्टर है, ये मेटल का कैरेक्टर है। और मेटल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव में बदल जाते हैं। तो बताइए ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिवनेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसका उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का उल्टा क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, घटेगी। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, घटेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा वो क्या, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे ही आप देख लो ऑक्सीजन सबसे ऊपर है तो सबसे ज्यादा इसकी, तो आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि इन सब का इनसे कम होगा, यानी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ये घटेगा। ये आप नोट कर लीजिए, आपको रटना ही रटना है इस सबको। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। हाँ तो बेटा अगला जो पॉइंट है वो आप है चौथा पॉइंट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबको पता है कितना होती है बेटा, -2 होती है। ऑक्सीजन की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था वो -2 होती है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में या बहुत स्पेशल कंडीशन में कहें तो ऑक्सीजन की जो होती है वो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जनरली आप सामान्यतः देखेंगे तो ऑक्सीजन की -2 ही होती है, जबकि ऑक्सीजन के नीचे जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बेटा, ये बदल सकती है। +2 हो सकती है, +4 हो सकती है, +6 भी हो सकती है। आया समझ में? बस इससे ज़्यादा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। ये देखिए सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ये क्या कर सकते हैं बेटा, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो बेटा एक से ज़्यादा बॉन्ड भी बना देते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन देखिए जनरली 2 बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना है बेटा, सामान्यतः 2 होता है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना होता है वो लगभग उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अगला जो अंतिम पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, वो देखते हैं नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। देखिए बेटा हाइड्राइडों की प्रकृति, ये MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। MH2 का मतलब होता है, M का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन फैमिली का कोई सदस्य होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। और जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो कैसे होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये कैसा अपना हाइड्राइड बनाएंगे भाई, OH2, SH2 और SeH2 और TeH2, और ये देखिए कैसे बनाते हैं POH2। ये हाइड्राइड है, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, OH2 का मतलब क्या है बेटा, H2O, और SH2 का मतलब क्या है, H2S, ठीक है। सिर्फ ये क्या बेटा, वाटर क्या है, H2O, और इसे आप क्या लिख सकते हो, H2S। लिखने का तरीका ये है, जब कोई कंपाउंड लिखा जाता है तो उस कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोग होते हैं। जो पॉजिटिव वाले होते हैं लोग होते हैं बेटा, वो पहले लिखे जाते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है बाद में लिखे जाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की कम होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और पहले लिखा जाता है। ऐसे यहाँ पर भी सल्फर की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पहले। इसी तरीके से आप इन सबको लिख सकते हो। ये इनके हाइड्राइड हैं। अब देखिए बेटा सिर्फ वाटर जो है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल। इनके अलावा बाकी सब लोग क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होता है बेटा,
बाकी सब इनके अलावा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अगर एसिडिक हैं तो ये क्या देंगे बेटा, इनके पास हाइड्रोजन है तो H+ आयन देंगे। क्या देंगे बेटा, H+ आयन देंगे। जब ये H+ आयन देंगे तो H+ आयन जाकर कहीं पे किसी को रिड्यूस कर देंगे, जिसे आप क्या बोल देते हो, अपचयन। तो ये अपचयन करा सकते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर भाई अम्लीयता भी बढ़ती है। देखिए ये न्यूट्रल, ये क्या एसिडिक, और जितना आप नीचे आओगे क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी इनके हाइड्राइडों की, साथ ही साथ अपचायक गुण भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है बेटा, तो ये है लास्ट पॉइंट, जनरल पॉइंट जो है वो खत्म हुआ। आगे जो है हम पढ़ाएंगे ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, और उसके बाद सल्फर। तो ऑक्सीजन में 1-2 लेक्चर जाएगा, उसके बाद सल्फर में यही चैप्टर, ये वाला भी ग्रुप, उसके बाद इस 2 ग्रुप बचेंगे और वो भी 2-2, 3-3 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। पी ब्लॉक इस तरीके से खत्म हो जाएगा, एक बड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते होंगे।